हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। तो आज की जो खबर हमने सेशन में ली हुई है वो भारत और म्यांमार के बीच हुए कुछ अपडेट्स से संबंधित है। तो खबर को हम समझने के लिए आज की न्यूज़ को देखते हैं। आज की हमारी न्यूज़ है इंडिया म्यांमार कालादान प्रोजेक्ट इन फाइनल स्टेज। तो ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक बयान में कहा है। तो हम समझेंगे कि कालादान प्रोजेक्ट को लेकर के किस तरीके की चिंताएं भारत को हैं और म्यांमार में हुए पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद किस तरीके से भारत द्वारा म्यांमार में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं या अन्य तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो चिंताएं भारत की हैं उनको लेकर के बात करेंगे इस पूरे हम टॉपिक में। तो इसमें खबर यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यहाँ पर कुछ बातें कही हैं जो म्यांमार में भारत द्वारा चलाए जा रहे कालादान प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। इसके अलावा इस पूरी न्यूज़ में हम जिक्र करेंगे भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जो उन्होंने कहे हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विभिन्न चुनौतियों के कारण देरी के बावजूद अंतिम चरण पर था। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा है, इसमें बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए और कई तरीके से इसमें कई परेशानियों के चलते कई तरीके के उतार चढ़ावों के बाद यहाँ पर डिले होता चला गया। तो ये परियोजना 2008 से शुरू की गई थी, यानी कि 2008 में इस परियोजना के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से 2014 में परियोजना को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद ये परियोजना धीरे धीरे डिले होती रही और हालिया घटनाक्रम जो अभी बीच में रोहिंग्या का हमने कुछ वर्षों पहले देखा और ये अभी तख्ता पलट की घटना, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर के चिंताएँ हैं। तो उन्होंने कहा है कि सैन्य तख्ता पलट का प्रभाव चिंताजनक है। ऐसे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का विकास, साथ ही भारत को एशिया के अन्य देशों के साथ, पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ा जाना था। तो ये उन्होंने, लेकिन चिंताएं तो थी, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद भी जताई है कि इन विकास परियोजनाओं पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा भारत प्रयास करेगा और म्यांमार के साथ अपने संबंधों में स्थिरता बनाने का एक रुख रखेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कालादान परियोजना की जो स्थिति है इस वक्त, उसमें सितवे पोर्ट को काफ़ी, यानी पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो पलेतवा इनलैंड वाटर टर्मिनल है वहाँ पर भी कार्य अपने प्रगति पर चल रहा है। इसी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक बात और कही, गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना के बारे में और एक्ट ईस्ट नीति का उन्होंने जिक्र किया। तो पूरी खबर में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सा तो लग रहा है, लेकिन हम इसे समेटने का प्रयास करेंगे। इस पूरी खबर में हम बात करेंगे, डायमेंशंस को देखकर समझ लीजिए, कालादान परियोजना पर, म्यांमार की स्थितियों पर। इसके अलावा जो एक शब्द बीच में आया था, गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना, इसको समझेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, क्या किया जाना चाहिए, और एक सवाल रहेगा जिसके थ्रू आप क्लिम्स का एक आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कालादान परियोजना को। इसके पहले जो डॉक्टर एस जयशंकर जी की बातचीत में इतने सारे शब्द थे वे क्या हैं, अभी हम एक एक करके सबको समझेंगे और मैप पर भी उनकी स्थितियों को लोकेट करेंगे। तो परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है आपको। तो कालादान परियोजना क्या है? तो गाइज, इस परियोजना का नाम कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। यानी यह परियोजना एक तरीके से परिवहन से संबंधित है और इसका मुख्य फोकस परिवहन के जरिए भारत को और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और ये भारत और म्यांमार का, जाहिर सी बात है, जब भारत से म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी तो उनका एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार को और म्यांमार से भारत के उत्तर पूर्वी भाग को जोड़ना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो ये भारत के कलकत्ता से शुरू होकर के कलकत्ता के आसपास के जो बंदरगाह है उनके जरिए म्यांमार में सितवे पोर्ट को जोड़ेगा। ठीक है, अभी हम मैप पे इनको देखेंगे। तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह को जोड़ेगा और सितवे बंदरगाह से कलेतवा तक 225 किलोमीटर यहाँ पर जुड़ाव होगा। इसके अलावा एक और शब्द है पलेतवा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल, भी इसमें शामिल है। दोनों शब्द कलेतवा, पलेतवा, सितवे मैप में अभी हम देख लेते हैं। 2008 में परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये मैप है। इसमें ये पोर्शन यहाँ पर भारत का पश्चिम बंगाल और कोलकाता और हावड़ा जैसे बंदरगाह, यहाँ से ये जोड़ता हुआ आएगा सी रूट से, और ये है सितवे पोर्ट। आप मैप में आराम से देखिए, सितवे पोर्ट को यहाँ पर जोड़ेगा, जो कि लगभग
539 किलोमीटर का एक सी रूट है यहाँ से जोड़ने के लिए। अब यहाँ से क्या है, इसमें एक और पॉइंट अगला है, सितवे पोर्ट से ये एक स्थान है पलेतवा, यहाँ तक ये पूरा मार्ग जलमार्ग रहेगा, इसलिए इसको मल्टी मॉडल कहा गया है। मल्टी मॉडल का मतलब समुद्री मार्ग, जल मार्ग और इसके बाद यहाँ पर रोड से कनेक्टिविटी की जाएगी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को जोड़ेगा यहाँ पर आकर के। तो ये स्थान है पलेतवा, ये है कलेतवा, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से इसका लिंक रहने वाला है। केवल जगहों के नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इन एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कभी इसका नाम, तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि यह स्थान किस देश से संबंधित है, तो ये आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये हाईवे प्रोजेक्ट है जो जोड़ेगा यहाँ से, और इसके साथ ही ये जल मार्ग से जोड़ता हुआ म्यांमार से जुड़ेगा, साथ ही यहाँ से मिजोरम और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाएगा। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया या क्या उद्देश्य था इसका, प्रमुख उद्देश्य, तो आप इसको सबसे पहले ये समझिए कि यह प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से सबसे ज़्यादा जुड़ता है। तो भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दरअसल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से भी है, प्लस भारत का उसके उत्तर पूर्व में मौजूद राज्यों से, उत्तर पूर्व में कहें या दक्षिण एशिया में मौजूद देशों से भारत का जुड़ाव को बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, भारत को अगर एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ना है तो भारत को सबसे पहले तो चीन के तरीके एक व्यापार मॉडल को डेवलप करना होगा। व्यापार मॉडल, कोई भी विकासशील देश अपना व्यापार अब अमेरिका से के साथ तो करेगा नहीं, ना चीन के साथ कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी विकसित है। तो भारत को एक बाजार तलाशने की ज़रूरत है। भारत को एक अच्छा बाजार दिखाई देता है यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में, जैसे कि आसियान देश हैं या फिर जो उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक देश हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए हो सकती है। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने बात की उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम और 7 सिस्टर वाले स्टेट्स शामिल हैं। 7+1 इन्हें कहा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो गलियारा है इसे कहते हैं सिलीगुड़ी गलियारा। तो सिलीगुड़ी गलियारा दरअसल, इसके अलावा इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस लिहाज से कि ताकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ये एरिया तो नेपाल का है, ये क्षेत्र भूटान का है, यहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश की सीमा। अब बचता है एक ही रास्ता जो भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, वो है ये गलियारा। आप पिछले कई सारे सेशंस में हमने इस बात को डिस्कस किया है गाइज कि चीन के साथ भारत के रिश्ते लगातार उतार चढ़ाव वाले बने रहते हैं। ऐसे में अगर कल को, चूंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता ही है, ऐसे में कल को अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से भारत इन राज्यों से जुड़ता है। अगर कल को यहाँ से कनेक्टिविटी चीन के द्वारा काट दी गई तो ये क्षेत्र भारत के हाथ से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको एड्रेस करने का भारत ने यहाँ पर प्रयास किया है। तो इस पूरी परियोजना के जरिए भारत, पहली बात तो यह है कि एक अदर रूट डेवलप कर रहा है ताकि भारत इस पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते से म्यांमार से जुड़ सके और म्यांमार के जरिए यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुँच सके। इसके अलावा हमारे पास एक और रास्ता ये हो सकता है कि हम बांग्लादेश से एक रेलवे लिंक के जरिए जुड़ें। हालांकि दूसरे देश पर निर्भरता, किसी एक ही देश पर, बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी भारत के लिए। अभी संबंध अगर अच्छे हैं तो हमें यहाँ से एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि कोई देश दूसरे देश को नाराज ना कर पाने की स्थिति में तटस्थ बना रहता है। ऐसे में हमें अपने स्तर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी होगा। तो कई सारे रास्ते हैं जो हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ यहाँ पर हम अन्य देशों का जुड़ाव भी हो सकेगा और वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य भी हो सकेंगे। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो भारत ने एक और प्रोजेक्ट की बात की है जो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ता है, जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक रोड प्रोजेक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस रोड प्रोजेक्ट के जरिए भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, थाईलैंड से सिंगापुर और आगे के देशों में यहाँ से बढ़ा जाएगा। तो ये सारे एरियाज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए। तो गाइज ये था कलादान प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें इस वक्त म्यांमार की स्थिति को लेकर कि म्यांमार में क्या स्थितियाँ मौजूद हैं जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई हैं, तो पिछले काफ़ी समय से आप लगातार खबरों में देख ही रहे हैं किस तरीके से सैन्य तख्ता पलट की घटना हुई। वहाँ के जो चुनी हुई सरकार थी उसके प्रतिनिधियों को वहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया या
कई तरीके से कैद खानों में डाल दिया गया। ऐसी खबरें हैं, अभी तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन तख्ता पलट की घटना स्पष्ट है और इस वक्त सैन्य छावनी में पूरे देश को लगभग बदल दिया गया है। तो अगर हम घटनाक्रम पर नज़र डालें तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, वो भारत से 1935 के अधिनियम के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग किया गया था और लगभग 1962 से म्यांमार में 62 से 2011 तक सशस्त्र बलों का यानी सेना का शासन वहां पर देखा गया था। उसके बाद 2011 का घटनाक्रम हुआ और लोकतांत्रिक सुधार किए गए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई, जिसकी सुप्रीम लीडर या फिर जिसमें लीडर के तौर पर आंग सान सूकी को वहां पर चुना गया। हालांकि वो स्टेट काउंसलर के पद पर मौजूद थी। वहां पर एक बात जो कही गई थी कि आंग सान सूकी के चूंकि बच्चों को विदेशी नागरिकता प्राप्त है, ऐसे में उन्हें सर्वोच्च पद पर एक तरीके से स्थापित नहीं किया जा सकता। हालांकि वो एक सर्वोच्च पद ही माना जाता है, लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि लोकतांत्रिक सरकार को वहां से हटा करके सैन्य तानाशाही स्थापित की गई है। और ये नवंबर 2020 में जब दूसरे चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद से ये घटनाक्रम सामने आया। कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि शायद चुनी हुई पार्टी जो सैन्य गड़बड़ियाँ जो अक्सर होती रही हैं उनको लेकर के कोई कड़ा कदम उठाए। इससे पहले ही वहाँ के जो सेना प्रमुख थे मिन आंग लाइंग, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और उन सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को नज़रबंद कर दिया। अब ये इसके बाद का घटनाक्रम हम देखते हैं कि राजधानी सहित पूरे देश में जनता सड़कों पर है और इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहाँ पर सैन्य तानाशाही ने जो है इंटरनेट और प्रसारण की सेवाएं बंद कर दी। इसका कई देशों ने खुलकर विरोध किया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बताया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको लेकर के कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद अभी की स्थितियां वहां पर ऐसी हैं। अब ऐसे घटनाक्रम में यही चिंता का विषय है कि जो वहां पर भारत के द्वारा निवेश किया गया या फिर जो सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरा घटनाक्रम जब आप एक साथ जोड़ करके देखेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ पर विदेश मंत्री ने इस परियोजना को लेकर के एक चिंता जाहिर की है और इस बात को सामने रखा है कि इस पूरे घटनाक्रम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम की बहुत कड़े शब्दों में निंदा इसीलिए नहीं की या भारत इस बात से इसीलिए बचा क्योंकि भारत किसी भी शासन से, यानी म्यांमार में चुनी हुई सरकार हो या सैन्य शासन हो, उसके साथ अपने संबंधों को खराब करने से बचेगा। ऐसा ही हमें चीन की तरफ से भी देखने को मिला, क्योंकि चीन के भी म्यांमार में कई तरीके के हित हैं जिन्हें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हुआ म्यांमार का घटनाक्रम गाइस। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आया था गुवाहाटी की जल आपूर्ति परियोजना। तो इसको लेकर के खबर है, आप इसके कुछ मेन पॉइंट्स को समझ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में। तो यही कि ये पूरी जो परियोजना है ये पेयजल से संबंधित परियोजना है और इसका संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि ये इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित किया गया है। चूँकि जापान भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद एक देश है जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति से संबंधित है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर हमने शामिल किया है। और एक्ट ईस्ट नीति के तहत जिन देशों के साथ भारत के संबंध हैं वे भारत में कई सारी चीज़ों में निवेश कर रहे हैं और भारत उन देशों में बढ़ चढ़ के अगर किसी परियोजना है तो उसमें निवेश कर रहा है और दोनों देशों के बीच के संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस परियोजना के कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इसके पहले चरण में परियोजना के कामाख्या वितरण क्षेत्र के तहत 4 मीटरिंग क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इनमें मालीगांव, चराली, कामाख्या, कालीपुर, पांडु, बोरीपाड़ा, कामाख्या नगर, जयमोती नगर और शंकर नगर जैसे कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी शहर स्मार्ट सिटी शहर के अंतर्गत शामिल है। अगर कोई प्रश्न ऐसा बन जाए तो आप उसका आंसर इस फैक्ट को याद रखिएगा, आंसर दीजिएगा उसका। अब बात करें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, जापान की बात हो गई, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश हैं। तो एक्ट ईस्ट नीति कब से आई इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्ट ईस्ट नीति को लुक ईस्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए लाया गया था। लुक ईस्ट की नीति का मतलब था कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार लुक ईस्ट नीति को लेकर के आई। यानी उनका कहना था कि हम पूर्व की ओर देखो नीति को आगे बढ़ाएंगे।
पूर्व की ओर काफ़ी समय से देखते रहे। हमने कई सारे प्रयास किए देशों के साथ संबंधों को सुधारने का या बनाने का प्रयास किया। उसके बाद 2014 का घटनाक्रम हुआ जब भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए एक्ट ईस्ट नीति की बात कही। उन्होंने कहा अब हम लुक ईस्ट नीति से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट नीति की तरफ बात करेंगे। एक्ट ईस्ट नीति का मतलब क्या है कि अब हम आर्थिक सहयोग को बढ़ाएंगे, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेंगे और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। यानी अब हम सिर्फ बातचीत तक स्थिर ना होकर के अब संबंधों में व्यापार और निवेश प्लस साथ ही सांस्कृतिक संबंधों के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। इसमें जो फोकस है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों पर फोकस है, जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और आसियान के देश, मतलब सारे आसियान के देशों को भी हम शामिल कर सकते हैं, ये सारे देश शामिल हैं। तो एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य भारत का इन देशों के साथ कई स्तरों पर संबंधों को बेहतर बनाना है। इसका उद्देश्य एक और जो भारत के हितों को साधता है वो है नॉर्थ ईस्ट का विकास, जैसा भी हमने आपको बताया। तो इसके अलावा गाइज एक नीति और है एक्ट फॉर ईस्ट नीति, जिसे आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। वो नीति भारत रूस के साथ अपना रहा है, यानी सुदूर पूर्व की ओर नीति। तो इसके जरिए भारत ने रूस में एक कई तरीके के निवेश परियोजनाओं की बात कही है। तो एक्ट ईस्ट नीति और एक्ट फॉर ईस्ट नीति अलग अलग हैं, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चैलेंजेस यहाँ पर किस तरीके के आ सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ी तो चैलेंज, जैसा भी हमने बात किया, इंसर्जेंसी ग्रुप्स का जो वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ है, इसके अलावा कई तरीके की घटनाएं। तो भारत और म्यांमार के बीच की जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के सबसे बड़ी चिंताएं भारत को लेकर के भारत के सामने तो हैं ही। इसके अलावा म्यांमार में मौजूद अलगाववादी समूह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, जो भारत द्वारा म्यांमार जैसे देशों में चलाई जा रही परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। अगर हम मैप में देखें तो इस क्षेत्र में म्यांमार के अराकान पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अराकान सेना नाम का एक समूह है, अराकान आर्मी बोलते हैं। तो उनका एक बड़ा ग्रुप मिलकर के यहाँ पर भारत द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं को बाधित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसको लेकर के म्यांमार की आर्मी गवर्नमेंट हो या चुनी हुई गवर्नमेंट हो, दोनों को चिंता रहती है। ऐसे में भारत और सेनाएं मिलकर के, भारत और म्यांमार की सेना या म्यांमार की सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक पॉइंट यहाँ पर और भी है कि ऐसे समूहों को चीन द्वारा समर्थन दिया जाता है, ऐसी कई बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर भारत के लिए। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों पर से म्यांमार की सीमा लगती है। अभी हमने बताया कि कई सारे स्टेट्स की यहाँ पर सीमा जुड़ती है भारत के साथ, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ। तो यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ पर सीमा पार हथियारों, ड्रग्स और नकली मुद्राओं की तस्करी, चूँकि दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई सी मतलब है, लगभग 12 किलोमीटर की सीमा दोनों देशों के बीच में, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में अगर कोई ग्रुप यहाँ पर आकर के छुपे तरीके से कोई ऐसे हथियार या सामग्री को यहाँ से वहाँ ले जाने का प्रयास करता रहता है, इस तरीके के कई सारे ग्रुप्स को लेकर के रिपोर्ट्स जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनकी सामने भी आई हैं। और इसके अलावा देश में रोहिंग्या अप्रवासियों को लेकर के भारत सरकार की चिंताएं हैं कि जो रोहिंग्या प्रवासी यहाँ पर आ गए उनको किस तरीके से वापस से उनके देश भेजा जाए। इस पर बातचीत को लेकर के विवाद का मुद्दा बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, चीन द्वारा म्यांमार में कई तरीके की विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें से हम एक बात कर सकते हैं कुनमिंग रेलवे प्रोजेक्ट की, जो चीन के कुनमिंग को म्यांमार के कई सारे पोर्ट से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, भारत द्वारा वहाँ पर निवेश किए जाने को चुनौती है कि भारत अगर अपने निवेश को वहाँ पर नहीं बढ़ाता है या म्यांमार को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं जुड़ता है म्यांमार के साथ, तो चीन का वहाँ पर भी बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक समस्या बन सकता है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो हमेशा से भारत के लिए एक चिंता का मुद्दा बनता है, तो ये भी वहाँ पर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। चीन और म्यांमार के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ, ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम वे फॉरवर्ड की क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो ये कि भारत के लिए म्यांमार से अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है भारत के निवेश के लिए, प्लस भारत द्वारा जो भी इस दिशा में कदम सोचे जा रहे हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों की हमने बात की, आगे डेवलपमेंट के कार्य हैं, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए यहाँ पर संबंधों को म्यांमार के साथ सुधारा जाना या बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा जो म्यांमार है वो भारत और आसियान के बीच में एक कड़ी का काम कर सकता है। अभी हमने एक प्रोजेक्ट की बात की जो भारत, म्यांमार, थाईलैंड और पूरा आगे तक जुड़ता है। जैसे अन्य देश हैं, वियतनाम है, लाओस है, इन सारे देशों के पास कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। म्यांमार भारत के दक्षिण पूर्व एशिया का, भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रवेश द्वार भी हो सकता है। वही एक पूरा अगर हाईवे प्रोजेक्ट वहाँ से जुड़ता है तो हम कनेक्टिविटी लेकर के चल सकते हैं। ऐसे में सीमा प्रबंधन और विनियमन की जिम्मेदारी दोनों देशों के लिए होनी चाहिए, यानी दोनों देशों को मिल करके इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। म्यांमार में लगभग अगर हम बात करें 60 मिलियन लोग, एक बड़ा उपभोक्ता समूह इस वक्त म्यांमार में मौजूद है। तो ये भारत के निवेश के लिए एक बड़ा मार्केट हो सकता है, जहाँ पर भारत अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे करके इस मार्केट को कवर कर सकता है और व्यापार में आर्थिक प्रगति की ओर जा सकता है। निर्यात के अवसर तो हैं, लेकिन किन चीज़ों में, जैसे हम स्मार्टफोन की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, फर्नीचर, ऊर्जा, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा, टाउनशिप, कम लागत के जो भी और सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आवास प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बंदरगाहों का निर्माण हो सकता है, ग्रामीण में विद्युतीकरण प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की कई सारी परियोजनाओं में भारत के लिए वहाँ पर अवसर खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम भारत और म्यांमार के संबंधों की बात करें तो ये काफ़ी पुराने हैं, शुरू से चले आ रहे हैं। और भारत सुरक्षा स्तर पर भी भारत के द्वारा म्यांमार की सेना को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के जरिए उनको कई तरीके के हथियार और रक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जैसे अभी भारत ने उन्हें एक पनडुब्बी प्रदान की है। इसके अलावा आर्थिक स्तर पर भी भारत ने वहाँ पर कई तरीके के सहयोग दिए हैं, कई सारी परियोजनाओं के भी हमने यहाँ पर बात की। इसके अलावा भारत सांस्कृतिक स्तर पर भी उनको काफ़ी तरीके से मदद मुहैया कराता है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत के जरिए वहाँ पर जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरीके से कई सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे बहुत तरीके से भारत के म्यांमार के साथ हित भी हैं प्लस संबंध भी हैं। तो ये गाइस आज का हमारा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं एक सवाल की। तो सवाल आज हमने प्रीलिम्स के स्तर पर लिया है। तो सवाल है, कालादान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कालादान परियोजना का संबंध भारत और ईरान से है। यह परियोजना सितवे बंदरगाह को मिजोरम से जोड़ती है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज आप इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिए और पढ़ते रहिए। तो गाइज आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।